आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। चंद्रकांत की आंखों के सामने चिंता की एक लकीर झिलमिला उठी। आरव उसकी गुरु का उत्तराधिकारी था। वो पिल हॉल में कैसे प्रवेश कर सकता था? इसके अलावा आरव की मार्शल प्रतिभा उसकी कीमिया प्रतिभा से कहीं अधिक दुर्जेय थी। कबीर बर्मन ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और जल्दी से कहा, आरव, आप विषय न बदलें। भले ही आप ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर सकें, लेकिन गोली के फार्मूले चुराने की सच्चाई अभी भी सभी संदेह से परे है। संप्रदाय के गुरु, तीनों हॉल प्रमुख और बुजुर्गों, ऐसे दुर्व्यवहार वाले शिष्य के प्रति, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, हमें नर्म नहीं करना चाहिए। एल्डर अखिलेश के शब्द उचित है। अनुशासन हॉल के हॉल प्रमुख इंद्रजीत ने अचानक कहा, जो पहले पूरे समय नहीं बोले थे। इंद्रजीत की आवाज ने आसन नियंत्रण से बाहर स्थिति को वापस खींच लिया। जैसा कि कहावत है, जैसा पिता वैसा बेटा। वास्तव में जैसा शिक्षक वैसा छात्र। अपूर्व शुक्ला की शीतलता, जिसने लोगों को 1000 मील दूर धकेल दिया, उन्हें अपने इस भव्य गुरु से विरासत में मिली थी। आज का मुख्य विषय आरव से पूछताछ करना था। इंद्रजीत के बोलने का अधिकार स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक था, चाहे उसका इरादा आरव को निशाना बनाने का था या नहीं। लेकिन उसके एक वाक्य ने आरव के विस्तृत रूप से बनाए गए माहौल को बिखेर दिया। वादी के रूप में आरव ने इंद्रजीत को केवल एक शांत नजर से देखा और इस पर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आरव, आपको ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल कहां से मिली? अब ईमानदारी से कबूल करो और हम सजा देते समय अभी भी नरमी दिखा सकते हैं, अन्यथा। कबीर बर्मन ने फिर से अपना मुंह खोला और आरोप लगाया, गोली के फार्मूले को बेहतर बनाने के लिए पिल हॉल ने भारी मात्रा में मानव संसाधन और भौतिक संसाधन खर्च किए। अगर गोली का फार्मूला, जो अभी अभी विकसित किया गया था, चोरी हो गया, तो निस्संदेह ये 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लिए एक बड़ा झटका होगा। आरव के चेहरे पर एक असहाय भाव था। ये लोग कुछ कचरे को ऐसे संभाल कर रखते थे जैसे कि वो खजाना हो, और यहां तक कि दूसरों पर अपनी गोली के फार्मूले चुराने का आरोप भी लगाते थे। वाकई निराशाजनक। अगर मैं कहूं कि मुझे शुरू से ही पता था, तो आप सभी निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना? आरव ने असहाय भाव से कहा। हालांकि ये सच था, लेकिन इसे सुनने वाले शायद इस पर यकीन न करें। वास्तव में सुकेश ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि तुम भविष्यवक्ता हो? तुम ज्ञान के साथ पैदा हुए हो? क्या मजाक है आरव। अगर तुम बकवास करते रहोगे और बिना किसी उद्देश्य के बात करते रहोगे, तो इस सुनवाई को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हें अवसर दे रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें यहां बोलने के लिए खड़े होने दे रहे हैं, कबीर बर्मन ने ठंडे स्वर में कहा। आरव हंसा और बोला, मैंने देखा कि माहौल बहुत तनावपूर्ण था और मैं इसे थोड़ा कम करना चाहता था। वास्तव में मेरे पास एक गुरु है, एक बहुत ही अविश्वसनीय गुरु। वो आप सभी से ज्यादा दुर्जेय है। वे सभी गोली के फार्मूले उसने सिखाए थे। मेरी कीमियागिरी के हुनर भी उसने सिखाए थे। हाँ, बकवास। हमसे ज्यादा दुर्जेय? क्या तुम्हें पता है कि हम किस दायरे में हैं? झूठ बोलते समय तुमने एक मसौदा भी नहीं बनाया, कबीर बर्मन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। यह सुनकर आरव तिरस्कार के साथ कहा, एक सेकंड लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र कीमियागर, तुम मेरे सामने क्यों घमंडी हो? जब तक मैं क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता, तब तक रुको। मैं तुम्हें एक ही बार में मार सकता हूं। यह देखकर कि कबीर बर्मन खंडन करना चाहता था, आरव ने कहा, इसमें संदेह मत करो। तुम अपने बगल में बैठे एल्डर सुकेश से पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास क्षमता है या नहीं। एक तरह से वो मुझसे हार भी गया था। आरव के इन चंद वाक्यों ने पूरे हॉल में एक बार फिर से हलचल मचा दी। क्या एल्डर सुकेश को आत्मा संघनन क्षेत्र में आरव ने हरा दिया? क्या ये लड़का नींद में बात कर रहा है? ये कैसे संभव है? ये बदमाश अपनी ही शान से बात कर रहा है, भले ही एक कीमियागर की युद्ध क्षमताएं मजबूत ना हो।
एल्डर सुकेश किसी भी तरह सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आरव से हारना कैसे संभव है? जरूरी नहीं। क्या आपने पहले आरव को यह कहते नहीं सुना कि यह सिर्फ एक खास अर्थ में था? बस हम नहीं जानते कि यह खास अर्थ किस बात को दर्शाता है। बड़े हॉल में भले ही सुकेश की त्वचा मोटी थी, लेकिन वो अभी भी लाल रंग का था। अभी लाल। सच कहूं तो अगर आरव क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस जाता तो वो वास्तव में ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता कि वो आरव को हरा सकता है। आरव की आखिरी तलवार ने सुकेश पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। एक दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ संवाद कर सकता है ताकि ऐसी बेजोड़ शक्तिशाली तलवार को मुक्त किया जा सके। ये वास्तव में अकल्पनीय था। सुकेश के संप्रदाय में वापस आने के बाद वो स्पष्ट रूप से इस तरह के अपमानजनक मामले के बारे में बात नहीं करेगा। अब जब वो आरव द्वारा उसके चेहरे पर उजागर हो गया था तो उसे नफरत थी कि उसके लिए रेंगने के लिए कोई छेद नहीं था। एल्डर सुकेश, दुनिया में क्या हुआ? एल्डर सुकेश, ये आरव बकवास कर रहा होगा, है ना? सुकेश के कान में फुसफुसाने के लिए बहुत से लोग आए। सुकेश अभी इनकार करने ही वाला था कि चंद्रकांत ने शांति से कहा, आप सभी को इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। आरव ने झूठ नहीं बोला। उसके पास यह क्षमता है। आरव वो अपने इस्तेमाल के लिए स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ पहले से ही संवाद कर सकता है। क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत में निश्चित रूप से गुणात्मक उछाल आएगा। सभी ने ठंडी सांस ली। हालांकि चंद्रकांत ने सुकेश का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके शब्दों ने पहले ही आरव के शब्दों की पुष्टि कर दी थी। एक आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ संवाद कर सकता है। हर कोई एक बार फिर दंग रह गया। चंद्रकांत की स्थिति के साथ वो स्पष्ट रूप से इस तरह के मामले के बारे में लापरवाही से बात नहीं करेगा। आत्मा बल अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था और मार्शल प्रतिभा अद्वितीय थी। ये बस एक ऐसी प्रतिभा थी जिससे स्वर्ग भी ईर्ष्या करेगा। क्या ऐसा चरित्र वास्तव में गोली के फार्मूले चुराने जैसा कुछ करेगा? एल्डर के समूह ने इस पर संदेह करना शुरू कर दिया। लोगों का यह समूह वास्तव में आने से पहले सभी धर्मी आक्रोश से भरा हुआ था और आरव को मौत के घाट उतारने पर आमादा था। लेकिन अब उनके पास आरव की समीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव, मुझे आश्चर्य है कि आपके गुरु किस तरह के रहस्यमय व्यक्ति हैं। यदि आपके पास इतना शक्तिशाली गुरु है तो फिर मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय में प्रवेश क्यों किया? संप्रदाय के गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी, जो पूरे समय चुप थे, ने अचानक पूछा। आरव ने एक हैरान भाव दिया और खाली स्वर में कहा, ओह। उत्तर देते हुए संप्रदाय के गुरु, मैं वास्तव में नहीं जानता कि गुरु किस तरह के व्यक्ति है। मैं उसका नाम भी नहीं जानता। गुरु ने कहा कि जो ज्ञान उन्होंने सिखाया है उसका उपयोग करके मैं धर्मनिरपेक्ष दुनिया में खुद को संयमित करूं और अन्य प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करूं। असंख्य जीवों में से उभर कर ही मैं आधिकारिक रूप से उनका शिष्य बन सकता हूं। क्या मजाक है? कौन अपने गुरु का नाम भी नहीं जानता होगा? जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, यह केवल बकवास है जिसे आपने गढ़ा है। संप्रदाय गुरु, मुझे लगता है कि हमें अब और पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। आरव पूरी तरह से बकवास है। बस उसे तुरंत मृत्युदंड दे दो, कबीर बर्मन ने निंदा की। एल्डर कबीर, मेरी राय में आपके लिए संप्रदाय गुरु बनना अधिक उपयुक्त है। आप आकर मेरी सीट ले लें। पुरुषोत्तम गोस्वामी के हल्के शब्दों ने पूरे महान हॉल के तापमान को गिरा दिया। कोई भी व्यक्ति संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम की एल्डर कबीर के प्रति नाराजगी को सुन सकता था। कबीर बर्मन अक्सर अन्य बुजुर्गों की उपेक्षा करने के लिए संप्रदाय में बर्मन परिवार के प्रभाव पर निर्भर थे। अब उसने वास्तव में संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम के प्रश्नों को सीधे बाधित कर दिया। उसकी ढिठाई बहुत बड़ी थी। यदि संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं तो उन्हें संप्रदाय गुरु नहीं होना चाहिए। कबीर बर्मन का चेहरा सुअर के जिगर का रंग जैसी बदल गया और वो अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा हो गया। कबीर बर्मन, आपने अपना मुंह बंद करो। जब संप्रदाय गुरु प्रश्न कर रहे हैं तो आपकी बात करने की बारी कब थी? अंतिम निर्णय क्या होगा? यह संप्रदाय गुरु का निर्णय है। वो आपको इसमें हस्तक्षेप करने को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने अभी तक संप्रदाय गुरु से जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगी? जाहिर है कि अखिलेश बर्मन अब और शांत नहीं बैठ सके और उन्हें फटकार लगाई। कबीर बर्मन ने अखिलेश बर्मन की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। वो केवल पुरुषोत्तम गोस्वामी की ओर झुके और कहा, यह कबीर बर्मन अधीर था।
मैं प्रार्थना करता हूं कि संप्रदाय गुरु मुझे माफ करें। पुरुषोत्तम गोस्वामी ने हाथ हिलाकर मुंह बंद करने के लिए कहा। उन्होंने फिर से आरव से कहा, आपके माननीय गुरु एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। मुझे बस ये आश्चर्य है कि वे इस समय कहाँ हैं। मेरा बूढ़ा पहले ही दुनिया घूमने चला गया। आरव ने फिर भी वही पुराना बहाना बनाया और आगे कहा, बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं नीचे से ऊपर उठूं, धीरे धीरे मुझे दी गई शिक्षा को उन्नत करूं, फिर जब सही समय आएगा वो मुझे ढूंढ लेगा। और कहीं ले जाने के लिए बोला। मेरे बूढ़े गुरु बेहद रहस्यमय है। हालांकि कबीर बर्मन को पुरुषोत्तम गोस्वामी ने डांटा था, लेकिन उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं था। कौन किसी को अपना गुरु मानता है और अपने गुरु का नाम नहीं जानता? और अब आरव ने यह भी कहा कि उसके गुरु वहां नहीं है। गवाह के चले जाने से कोई गवाही नहीं हुई। उनके दिलों में पहले से ही बहुत से लोग थे जो महसूस कर रहे थे कि आरव वाकई बकवास कर रहा है। पुरुषोत्तम गोस्वामी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार कुछ महीने पहले तक आप पूरी तरह से अनाम थे, लेकिन कुछ ही महीनों में आप अचानक उभर आए। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके गुरु ने आपको केवल इन कुछ महीनों के लिए पढ़ाया और संयोग से आपके 10 राज्य संगठन संप्रदाय में पहुंचने के ठीक बाद दुनिया की यात्रा पर चले गए? पुरुषोत्तम गोस्वामी आरव के बड़े होने के अनुभवों के बारे में पूछताछ किए थे। आरव ने बहुत पहले ही बहाना तैयार कर लिया था। उसने ये हंग से जो झूठ बोला था उसे फिर से पुरुषोत्तम गोस्वामी को बताया। वास्तव में उसके पास ऐसा करने के पीछे कुछ उद्देश्य थे। हालांकि उसने जो काल्पनिक शिक्षक गढ़ा था वो कुछ हद तक बेतुका था, लेकिन जब तक संप्रदाय को विश्वास था कि वो मौजूद है, तब तक वो आरव का सबसे बड़ा सुरक्षात्मक आकर्षण होगा। आरव से निपटने के इच्छुक बर्मन परिवार को पहले ये तौलना होगा कि उनके पास क्षमताएं हैं या नहीं। एक ऐसा अस्तित्व जो सपने में कौशल प्रदान कर सकता है और सीधे दिव्य आत्मा पर ज्ञान अंकित कर सकता है, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे तुच्छ 10 राज्य संगठन संप्रदाय भड़काने का जोखिम उठा सकता था। बेशक दूसरों को यह विश्वास कैसे दिलाया जाए, ये भी एक समस्या थी। जैसा कि अपेक्षित था, जब आरव ने बात खत्म की तो पुरुषोत्तम गोस्वामी ने अपना संदेह जताया। ऐसा लगता है कि आपने अब तक जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस तरह के बहाने का इस्तेमाल करना चाहते हैं? पुरुषोत्तम गोस्वामी के सवाल सुनकर कबीर बर्मन के मुंह के कोने में ठंडी हंसी की झलक उभरी। वो जस्मीन झा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने झा परिवार को हर संभव तरीके से बचाया और यहां तक कि उन्हें राजगद्दी हथियाने में मदद की कोशिश की। हालांकि झा परिवार के 3 भाइयों की मौत का नतीजा ये हुआ। जब जस्मीन झा ने यह दुखद समाचार सुना तो वो वही बेहोश हो गई। ये देखा जा सकता था कि इस घटना का उस पर कितना गहरा असर हुआ था। कबीर बर्मन का दिल अपनी प्यारी पत्नी के लिए दुखी था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से आरव को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने आरव की मौत की सजा को अधिकृत करने के लिए ट्राई हॉल हियरिंग की मदद लेने के बारे में सोचा। वो जानता था कि आरव एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने 9 हेवन रोड को पार कर लिया था। संप्रदाय निश्चित रूप से इस तरह की प्रतिभाओं का भरपूर पोषण करेगा। उसे मौत की सजा देने का एकमात्र अवसर ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल फार्मूला का चोरी का इल्जाम था। अब यह देखकर कि आरव अपनी सारी सीमा पार कर चुका है, कबीर बर्मन को बहुत संतोष महसूस हुआ। यह तो स्पष्ट था कि आरव अपने तथाकथित गुरु को नहीं बुला सकता था। जब तक वो उसे यहां नहीं बुला सकता, तब तक वो सबको मना नहीं सकता था। इसका परिणाम केवल मृत्यु ही होगा। आरव ने अपने हाथ फैलाए और असहाय भाव से कहा, गुरु तो संसार में घूमने चले गए हैं, वैसे भी उन्हें यहां नहीं बुलाया जा सकता। यदि आप सब मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम गोस्वामी ने कुछ भी संकेत नहीं किया, लेकिन पूछा, तीनों हॉल प्रमुखों की क्या राय है? अखिलेश बर्मन ने गहरी सांस ली और कहा, आरव ने संप्रदाय की गोली के फार्मूले चुराए हैं और सबूत निर्णायक है। मैं मृत्युदंड की सजा देने की सलाह देता हूं। हालांकि उन्हें भी लगा कि आरव एक बढ़िया पौधा है, लेकिन गोली के फार्मूले चुराने का संदेह स्वाभाविक रूप से अधिक था। इसके अलावा कबीर बर्मन अखिलेश बर्मन का भतीजा था। वो जानता था कि कबीर बर्मन जैस्मीन झा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे इस तरफ खड़ा होना ही था, नहीं तो बर्मन परिवार खुद ही खत्म हो जाएगा। इंद्रजीत ने कहा, मेरा सुझाव है कि उसे मार दिया जाए। चंद्रकांत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, न केवल आरव की आत्मशक्ति शक्तिशाली है,
बल्कि उसकी युद्ध प्रतिभा का सामना 1000 साल में भी करना मुश्किल है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मारा जाता तो क्या ये हमारे अपने लोगों को दुखी नहीं करता और दुश्मन को खुश नहीं करेगा? चंद्रकांत: मैं आरव की प्रतिभा को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि अस्पष्ट है और उसके छिपे हुए इरादे हैं। ऐसे व्यक्ति को रखना जब भविष्य में उसकी ताकत भयानक हो जाए तो क्या ये और भी खतरनाक नहीं होगा? अखिलेश बर्मन ने फटकार लगाई। आरव के पास कांगुआ तलवार है। इसका मतलब है कि उसने पूर्वज जयशंकर की विरासत प्राप्त की है। गुरु की विवेकशील आंखें मोतियों के समान है। वो निश्चित रूप से लोगों को गलत नहीं समझेंगे। आप लोग आरव के अपराध का फैसला करने के लिए केवल एक औषधीय गोली पर निर्भर है। इसका क्या सबूत है? चंद्रकांत ने अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया। आरव और उसके पिता केवल धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोग हैं, लेकिन उन्होंने ट्रू राइजिंग स्पिरिट की गोली निकाली, जिसे हमारे पिल हॉल ने अभी अभी विकसित किया था। क्या यह सबूत नहीं माना जा सकता? इसके अलावा उन्होंने ट्रू राइजिंग स्पिरिट की गोली नहीं निकाली। औषधीय गोलियों के 2 और प्रकार हैं। क्या यह हो सकता है कि उनके गुरु ने उन्हें जो गोली के फार्मूले सिखाए थे वे संयोग से ये 3 प्रकार के हों? यह सुनकर चंद्रकांत को इससे बेहतर स्पष्टीकरण भी नहीं सूझा। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वर्तमान स्थिति आरव के लिए बहुत प्रतिकूल थी। अगर आरव यह साबित नहीं कर पाते कि ये गोली के फार्मूले उनके गुरु ने दिए थे तो उन्हें निश्चित रूप से मौत की सजा दी जाती। चूंकि 3 हॉल प्रमुखों में से 2 आरव को मौत की सजा देने के लिए सहमत हुए, तो कबीर बर्मन ने पुरुषोत्तम गोस्वामी के शब्दों को सुना और अनजाने में अपने दिल में जंगली उत्साह महसूस किया। पकड़ना। पुरुषोत्तम गोस्वामी की बात आरव ने बीच में ही रोक दी। सभी हॉल हेड की राय सुनकर पुरुषोत्तम गोस्वामी कुछ कहने को हुए थे। तभी आरव अचानक से एक लंबी आह भरी और सर को ऊपर करके कहा, बूढ़े आदमी, जब मैं मर रहा था तुम मुझे बचाया। बोले कि मेरा प्रतिभा भयानक है। फिर किमिया, मार्शल आर्ट और क्या क्या सिखाए। आगे की स्तरों के लिए भी एडवांस तकनीक और पिल फार्मूला दे दी। आपने कहा था कि आप दुनिया घूमने के लिए जा रहे हैं और सटीक समय आने पर मुझे कहीं ले जाओगे। अभी तुम्हारा दी गई वह पिल फार्मूला मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। तुम भूले गुरु, तुम अपनी शिष्य के प्रति बेहद लापरवाह हो। एटलीस्ट जब तक मेरा ऊर्जा स्तर थोड़ा और नहीं बढ़ जाता, लगभग 16 सागर दायरे तक फिर जाने पर आपका क्या नुकसान हो जाता? फिर क्या आपकी शिष्य को कोई धमकाने की हिम्मत करता? बूले आदमी। आहा, एक क्षण रुक करके आगे फिर कहा, फिर वह बूले पूर्वज तलवार पकड़ा के किसी को पूर्व गौरव लौटने की उम्मीद लगा लिया नहीं तो आज मैं इसी संप्रदाय में क्यों? आरव इतना कह के रुक गया। कारण आरव जिस बूढ़े पूर्वज के बारे में बता रहा था वह मार्शल हल पूर्व हॉल हेड जयशंकर थे, इसलिए आरव आगे कुछ ज्यादा नहीं बोल सका। फिर एक क्षण के बाद फिर बोला, मुझे पता नहीं तुम कब तक मुझे ढूंढने आओगे, लेकिन तब तक मैं छोड़ो, कोई बात नहीं बोले गुरु। तुम बोले थे कि मुझे उस लायक बनाओगे कि मैं मेरा परिवार और प्रियजनों की देखभाल बिना किसी भय के साथ रख सकता हूं, लेकिन उसकी संभावना नहीं दिख रहा है, तो मेरे परिवार और दोस्तों का ख्याल जरूर रखना बूढ़े गुरु। ये बोलते हुए अचानक आरव बर्मन परिवार की सीटों की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और आगे कहा, हो सके तो आपने नादान शिष्य का मृत्यु में शामिल सारे साजिशकारों की ख्याल जरूर रखना बूले आदमी। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं युद्ध में प्रतिद्वंदी के हाथ के बजाय साजिशों का शिकार होकर मर जाऊं। जब आरव ये सब बोल रहा था उसकी चेहरे पर गुस्सा, नाराजी, असहायता दिखाई दे रहा था, जो सभी को स्पष्ट रूप से दिख रहा था। लेकिन ये रियल नहीं था, ये बस आरव का शानदार अभिनय था। ये आरव का बना बनाया हुआ अज्ञात बूले गुरु आरव का बर्मन परिवार से जब तक उसकी ऊर्जा स्तर में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो जाता तब तक अपने आप को सुरक्षित रखने का एक प्रयास था। उसे उम्मीद थी कि भूत समान कभी ना देखने वाला आरव का गुरु का भ्रामक उपस्थिति हॉल में सभी को, स्पेशली संप्रदाय मास्टर को पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जब संप्रदाय गुरु और मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत आरव की कुछ शब्द सुने, जैसे कि बूढ़े पूर्वज, साजिश, जब तक लटोगे, साजिशकारों की ख्याल रखना आदि, उन दोनों की हाव भाव गंभीर हो गया, विशेषकर संप्रदाय गुरु का। संप्रदाय मास्टर ने सोचा कि अगर आरव की सच में ऐसा कोई गुरु होगा तो फिर उनको उनकी संप्रदाय की चिंता होने लगी। ऐसा नहीं है कि वो आरव को बचाना नहीं चाहते थे, ऐसी प्रतिभा को कौन मारने देगा, लेकिन सभी सबूतों आरव की खिलाफ थी। फिर उनको आरव की शब्द याद आया, बूले पूर्वज यानी कि पूर्व मार्शल हॉल हेड जयशंकर की आरव के ऊपर उम्मीद। आरव की बात की थोड़ी भी सच्चाई होगी तो
अभी उनकी डिसीजन उनकी संप्रदाय की पूर्व प्रतिष्ठा की प्राप्त करने की उम्मीद भी बन सकता है और उनकी संप्रदाय की विनाश के कारण भी बन सकता है। कौन जानता है कि जब आरव के गुरु लौटेगा और उसकी शिष्य का मृत्यु के कारण जानेगा, तब 10 राज्य संगठन संप्रदाय की किस तरह का हालत होगा। जिस गुरु ने एक लापरवाह शिष्य की क्षमता को पहचान के उसको किमिया दो और मार्शल दौम को कुछ ही महीनों में इस मुकाम तक पहुंचा सकता है, वह खुद किस तरह का साधना का धनी होगा। ये सब सोचकर पुरुषोत्तम गोस्वामी को ठंडा पसीना आने लगा और वह आरव को बचाने की ठान ली। हालांकि बाकी सभी लोग जैसे डिसिप्लिनरी हॉल हेड, पिल हॉल हेड एवं अन्य एल्डर आरव की बात सुनकर पहले तो अबाक रह गए, लेकिन तुरंत आरव की मजाक उड़ाने लगे। किसी को भी आरव की शब्द के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन सभी को क्या पता था निशाना तो सटीक जगह पर लग चुका है। इसलिए संप्रदाय गुरु सीधे आरव को निर्दोष घोषित ना करके थोड़ा सा टाल मोटोल करने की कोशिश की और आरव से पूछा, आरव, तुम आपने आप को किस तरह से निर्दोष साबित करोगे? कृपया साबित करें। हाँ, संप्रदाय मास्टर जो दोषी नहीं है वह खुद को किस लिए निर्दोष साबित करेगा? फिर भी ये ठीक है। मुझे एक अनुमति दीजिए सेक्ट मास्टर, मुझे ट्रू राइजिंग पिल का फार्मूला देखने की अनुमति दीजिए, आरव ने कहा। तभी आरव, समय को टालने के लिए इस तरह का तरीका अपनाना बंद करो, ये बेकार है। क्या तुमने गोली के फार्मूले पहले ही चुरा नहीं लिए हैं? मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल के गोली के फार्मूले को नहीं जानते। पिल हॉल हेड अखिलेश बर्मन ने कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, है अगर मैं तुम्हारे द्वारा विकसित गोली के फार्मूले में कमियों को इंगित कर सकता हूं, तो क्या यह साबित नहीं होता कि मेरी गोली का फार्मूला चोरी नहीं हुआ है? आरव, क्या तुम हमारे पिल हॉल के मानकों पर संदेह कर रहे हो? क्या तुम अकेले ही मेरे पूरे पिल हॉल को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो? अखिलेश बर्मन की आवाज पूरी तरह से बर्फोला होने लगी। एक छोटा सा कीमिया मास्टर वास्तव में इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत कर सकता है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हॉल हेड अखिलेश को ऐसा लगता है तो मैं भी इसे आजमा सकता हूं। मैं आप सभी को साबित कर सकता हूं कि मेरा गुरु आपके पिल हॉल के सभी लोगों से ज्यादा दुर्जय है। बेहद घमंडी, अज्ञानी बच्चा, बेतुका। जब आरव के ये शब्द निकले तो पूरा हॉल तुरंत ही सभी तरह की निंदा करने वाली आवाजों से भर गया। पिल हॉल को अकेले चुनौती देना इन लोगों की राय में वाकई बेहिसाब था। मौजूद पिल हॉल के सभी बुजुर्ग अर्ध कीमिया राजा स्तर के थे। एक ऐसा बदमाश जो शायद उच्च श्रेणी का कीमिया मास्टर भी नहीं था, उसने वास्तव में पूरे पिल हॉल को चुनौती देने की हिम्मत की। यह वाकई दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था। कीमिया एक बहुत ही गहन अध्ययन था। ऐसा नहीं था कि जब किसी की आत्मा शक्ति उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर तक पहुंच जाती है तो वो निश्चित रूप से उच्च श्रेणी का कीमिया मास्टर बन जाता है। हा, कितना बेतुका। मुझे आपकी चुनौती क्यों स्वीकार करनी है? अगर इस तरह की बात फैलती है तो क्या ये पूरी दुनिया को मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सम्मेलन पर हंसाएगी? एक कीमिया मास्टर अर्ध कीमिया राजाओं को चुनौती दे रहा है। ये सोचना कि आप ऐसा कर सकते हैं। अखिलेश बर्मन ने सोचा कि क्या आरव के दिमाग में कोई पेंच नहीं है। आरव ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, कुएं के तल पर मेंढकों का झुंड। मुझे लगता है कि आप दक्षिणी डोमेन में बहुत लंबे समय तक रहे हैं और सोचते हैं कि आप पहले से ही स्वर्ग के नीचे अजेय हैं। स्वर्ग से परे एक स्वर्ग है और मनुष्य से परे मनुष्य है। आप सभी शायद इस स्तर के बारे में पहले ही भूल चुके हैं। जिन चीजों को विकसित करने के लिए आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, वे वास्तव में पहले से ही पुरानी चीजें हैं। फिर भी आप अभी भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और इन गोलियों के फार्मूले को ऐसे रखा है जैसे वे खजाने हों। दूसरे वही औषधीय गोली निकालते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने आपकी नकल की है। वाकई बड़ा मजाक है। मैं आप सभी से पूछता हूं। आरव ने उन अर्धर साइन शास्त्र राजाओं पर अपनी नजर घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें से कौन जानता है कि उत्तरी क्षेत्र अब कैसा है? बड़े हॉल में पिन गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। आरव के शब्दों ने उन्हें अचंभित कर दिया। बहुत देर बाद सेक्ट मास्टर ने अचानक कहा, हॉल हेड अखिलेश, उसे गोली का फार्मूला दिखाओ। अखिलेश बर्मन के चेहरे पर खुशी और परेशानी दोनों के भाव थे, लेकिन उन्होंने गोली का फार्मूला तुरंत नहीं सौंपा। उन्हें नहीं लगा कि आरव गोली के फार्मूले की खामियां निकाल पाएगा। क्या 15 साल का कीमिया मास्टर इतना अद्भुत हो सकता है? बस इतना था कि उनके पिल हॉल ने सामूहिक रूप से शोध करके जिस गोली के फार्मूले को विकसित किया था, उसकी आलोचना एक छोटे से बदमाश द्वारा ऊपर से नीचे तक की जानी थी। यह वाकई शर्मनाक था। पिल हॉल के हॉल हेड के रूप में अखिलेश बर्मन
इस प्रतिष्ठा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि संप्रदाय मास्टर किस तरह के जादू में फंस गए थे, जो वास्तव में आरव के इस हास्यास्पद अनुरोध पर सहमत हो गए। वे स्वाभाविक रूप से पुरुषोत्तम गोस्वामी के विचारों को समझने में असमर्थ थे। आरव के बारे में उनकी समझ सेक्ट मास्टर गोस्वामी की समझ से बहुत दूर थी। आत्मा संघनन क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ संचार करके एक चाल को अंजाम देने में सक्षम होने के लिए, चाहे वे उसे कितना भी पोषित करें, ये अत्यधिक नहीं होगा। मार्शल हॉलहेड चंद्रकांत द्वारा बताई गई स्थिति ने संप्रदाय मास्टर को बहुत चिंतित कर दिया। फिर उन्होंने आरव की बढ़ती प्रक्रिया को समझना शुरू किया। उन्होंने पाया कि आरव के परिवर्तन को एक क्लासिक जवाबी हमला कहा जा सकता है। अगर कोई कहे कि आरव के पीछे कोई विशेषज्ञ नहीं था, तो वो इस पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही आप उसे मार डालें। हालांकि इस विशेषज्ञ ने पहले कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इस अवधि के दौरान संप्रदाय मास्टर ने विभिन्न कोणों से आरव की जांच की, लेकिन उस विशेषज्ञ का कोई निशान नहीं मिला। ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब था कि ये विशेषज्ञ पहले से ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के रूप में उनकी समझ को पार कर चुका था। अज्ञात चीज सबसे भयानक था, भले ही वो एक संप्रदाय का मास्टर था। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के शिष्य 10 राज्य संगठन साम्राज्य में स्थापित होने के बाद संप्रदाय के गुरु के रूप में पुरुषोत्तम गोस्वामी कैसे आश्वस्त हो सकते थे? आरव के आज के उत्तर ने दूसरे दृष्टिकोण से उनके अनुमानों की पुष्टि कर दी थी। लेकिन फिर आरव ने कहा कि उनके गुरु दुनिया भर में घूमने गए थे। हालांकि किसी भी तरह से कोई सबूत नहीं था, फिर भी संप्रदाय मास्टर इस बात को लेकर बहुत सावधान थे कि कैसे आरव को निर्दोष साबित किया जाए। अब आरव ने कहा कि वे अकेले ही पूरे पिल हॉल को चुनौती दे सकते हैं। यह बेतुका लग रहा था, लेकिन अगर यह सच था तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि आरव के गुरु वास्तव में मौजूद थे? दूसरे पक्ष ने अपने शिष्य को शांत करने के लिए उसे आपके संप्रदाय में रखा, लेकिन आपने उसके शिष्य को मार डाला। जब वो रहस्यमय व्यक्ति किसी दिन वापस आएगा तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय शायद उसका मुकाबला न कर सके, भले ही वे संप्रदाय की पूरी ताकत जुटा लें। संप्रदाय के गुरु के रूप में पुरुषोत्तम गोस्वामी पूरे संप्रदाय के साथ जुआ खेलने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? पिल हॉलहेड अखिलेश पिल फार्मूला दीजिए। पुरुषोत्तम गोस्वामी ने जब देखा कि अखिलेश बर्मन नहीं उठे तो उन्होंने फिर आग्रह किया। हां, संप्रदाय गुरु। अखिलेश बर्मन ने भौहें सिकोड़ते हुए जेड स्लिप निकाली। आरव ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अपनी दिव्य भावना से झाड़ते हुए वो अपने विचारों में डूब गया। कैसा है महान गुरु आरव? क्या आपने कुछ ऐसा देखा है जो अनुचित है? कृपया 1-2 संकेत दे। अखिलेश बर्मन के शब्द व्यंग्यात्मक थे। कोई भी बता सकता था कि वो वास्तव में क्रोधित था। उसका गुस्सा स्पष्ट रूप से संप्रदाय गुरु पर नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए उसे आरव से मुंह मोड़ना पड़ा। हां, महान गुरु आरव के गुरु शायद कीमिया सम्राट है ना? कीमिया सम्राट के निपुण शिष्य के लिए हमें संकेत देना आसान है। मुझे लगता है कि हमारे पिल हॉल को महान गुरु ये को अतिथि एल्डर के रूप में आमंत्रित करना चाहिए। ओह, महान गुरु आरव शायद इस एल्डर पद को भी नहीं चाहेंगे। कीमिया अगर सभी अभिमानी थे, आरव के अहंकार ने उन्हें पहले ही पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था, इसलिए वे सभी व्यंग्यात्मक बातें कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक कीमिया मास्टर बदमाश उन्हें किसी भी चीज के बारे में संकेत दे सकता है। भले ही आरव का गुरु वास्तव में एक कीमिया सम्राट था, लेकिन उसने जो शिष्य को सिखाया वो संभवतः उन सभी के संयुक्त स्तर से अधिक नहीं हो सकता था, है ना? वे स्पष्ट रूप से कल्पना नहीं कर सकते थे कि आरव का कीमिया दांव क्षेत्र किस स्तर तक पहुंच गया था। उन सभी को जोड़ने के बारे में भूल जाओ, भले ही उनके सभी पूर्वजों को जोड़ दिया जाए। आरव के 10% या 20% तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। आरव को इन लोगों के व्यंग्य से कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल फॉर्मूला को देखने के बाद उसने अनजाने में एक आह भरी। बस आह मत करो महान गुरु आरव, आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि इस ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल फॉर्मूले में कोई खामी है या नहीं? कबीर बर्मन ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। चूंकि आप लोग मुझे महान गुरु कहते हैं, तो मैं आज आपको कीमिया का पाठ पढ़ाऊंगा। अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ हूं और कोई उपहार भी नहीं लाया हूं। मैं ये पाठ सभी को निःशुल्क दूंगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अहंकारी और अज्ञानी, आपको महान गुरु कहा और आप वाकई खुद को महान गुरु समझते हैं। आप हम जैसे लोगों को पाठ पढ़ाएंगे? आरव ने उसे अनदेखा किया
और बात करना जारी रखा। इस गोली के फॉर्मूले से मैं देख सकता हूं कि सभी के मानक अभी भी वही हैं, लेकिन आपकी नींव पर्याप्त ठोस नहीं है। जब आरव की आवाज धीमी हुई तो तुरंत शोर मच गया। फाउंडेशन? एक किशोर बच्चा हमारे साथ फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा है? क्या मजाक है? बच्चे, क्या तुमने अपनी हर्बल एसेंशियल याद कर ली है? इसका इस्तेमाल करके हमसे नींव के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आरव ही वो व्यक्ति होगा जिसने गोली के फार्मूले चुराए होंगे, वरना वो यहां बकवास नहीं करता। हम में से कुछ पुराने साथी पूरे दक्षिणी डोमेन में भी रखे जाने पर कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि हमारी नींव ठोस नहीं है। आरव ने हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग परेशान मत होइए। मैं जानता हूं कि आप सभी अर्धकिमिया राजा हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो उच्च श्रेणी के अर्धकिमिया राजा हैं और पूरे दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति होंगे। लेकिन मेरे गुरु की तुलना में आप वास्तव में बहुत दूर हैं। आपकी नींव भी बहुत कमजोर है। सबसे पहले आइए इस ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल के मुख्य अवयवों के बारे में बात करते हैं। आइए तुलना करें। यहां तक बोलते हुए आरव ने अखिलेश बर्मन की ओर देखा और पूछा, हॉल हेड अखिलेश, आपके ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल फॉर्मूले में 3 तरह के मुख्य तत्व हैं, अर्थात प्रोफाउंड आर्मर बीस्ट का आंतरिक कोर, वायलेट नाइट वीड और क्लाउड नेट फ्रूट। क्या यह सही है? अखिलेश बर्मन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने आरव को जवाब नहीं दिया। आरव ने भी बुरा नहीं माना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी गोली के फॉर्मूले में 3 तरह के मुख्य तत्वों के बारे में बात करूंगा। वे क्रमशः प्रोफाउंड आर्मर बीस्ट का आंतरिक कोर, वायलेट नाइट वीड और वर्डेंट नेदर ऑर्किड है। तभी किसी ने उसने कहा कि वर्डेंट नेदर ऑर्किड का उपयोग करें। यह सर्वविदित है कि वर्डेंट नेदर ऑर्किड और वायलेट नाइट वीड का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। तुम ये बात भी नहीं जानते और हमसे नींव के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हो। एक वाक्य से अपनी नींव को उजागर कर दिया। संप्रदाय के गुरु, ये बदमाश बस खुद को एक समूह के खिलाड़ियों में से एक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है और विशेष रूप से हमें बहकाने के लिए आया है, कबीर बर्मन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। कबीर बर्मन ने इस बार होशियार होना सीखा और सीधे मौत की सजा जैसी बातें नहीं कही। जब पुरुषोत्तम गोस्वामी ने यह सुना तो वो अखिलेश बर्मन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अखिलेश बर्मन ने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे स्वाभाविक रूप से यह पुष्टि हुई कि कबीर बर्मन ने जो कहा वो झूठ नहीं था। आरव ने अपनी आंखें घुमाई और हल्के से अपने मुंह से एक शब्द निकाला, बेवकूफ। क्या कहा तुमने? कबीर बर्मन गुस्से में था। बड़े हो गए हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने इतिहास, किताबें सावधानी से पढ़नी चाहिए नामक मुहावरा नहीं सुना हो? तुम कहते हो कि इन 2 तरह की जड़ी बूटियों का एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये उस घटिया हर्बल कंपेंडियम पर लिखा होना चाहिए था, है ना? अच्छा, इस पर लिखा होना चाहिए कि 2 तरह की सामग्री, वायलेट नाइट वीड और वर्डेंट नेदर ऑर्किड को मिलाने के बाद ये एक ऐसा जहर पैदा करेगा जो मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत हानिकारक है ना? भीड़ सामूहिक रूप से पत्थर बन गई। हर्बल कंपेंडियम, जिसे अनंत दुनिया में एक अमूल्य खजाने के रूप में सम्मानित किया गया था, आरव के मुंह में एक घटिया किताब बन गई। हालांकि आरव ने जो कहा वो वास्तव में सही था। किताब में ऐसा ही लिखा था। ये सही है? कबीर बर्मन ने गुस्से से कहा। मूर्ख, आरव ने सीधे गाली देते हुए कहा। एक कीमिया सम्राट द्वारा लिखी गई पुस्तक का वास्तव में बहुत बड़ा संदर्भ मूल्य है, लेकिन आप सभी को यह जानना होगा कि कीमिया सम्राटों ने अभी अभी कीमिया के रास्ते के मामले में प्रवेश किया है। उन्होंने जो चीजें समझी है वे कीमिया के रास्ते के मामले में ही होनी चाहिए। उन्होंने जो चीजें समझी है वे सही होनी चाहिए। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान अंततः उथला होगा। यदि आप लोक प्रयोग नहीं करते हैं, इसका परीक्षण नहीं करते हैं, तो आप केवल दूसरों द्वारा गुमराह किए जाएंगे। हर्बल कंपेंडियम की पूजा करना जैसे कि ये एक पवित्र ग्रंथ है। आप सभी कभी भी पुस्तक के लेखक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आरव के शब्दों ने एक ही प्रहार से लोगों का खून उबाल दिया। जो लोग शांत रहे वे अनायास ही चुप हो गए। हर्बल कंपेंडियम को अंतहीन दुनिया के कीमियागरों द्वारा पवित्र ग्रंथ के रूप में सम्मानित किया गया था। यह मूल रूप से अंतहीन दुनिया में उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी उनसे भी अधिक अद्भुत कीमियागर कीमिया दांव की गहराई तक चलने में असमर्थ थे। हालांकि हर्बल कंपेंडियम की उपलब्धियां बहुत अधिक थी, लेकिन यह कहना कि इस पर लिखी गई हर बात सही थी स्पष्ट रूप से असंभव था। लेकिन समस्या यह थी कि हर्बल कंपेंडियम उनके लिए अपने पूरे जीवन का अध्ययन करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। इन अर्ध कीमिया राजाओं के पास
इसे एक एक करके समझने के लिए कितना समय था? इस तरह से देखें तो आरव के शब्दों ने वास्तव में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसे बहुत कम कीमियागर थे जो इस समय शांत होकर सोचने में सक्षम थे। उनकी नजर में आरव पहले से ही एक निश्चित स्तर तक अभिमानी थे। तो फिर आपके तर्क के अनुसार वायलेट नाइटवीड और वेश्वदांत नेदर ऑर्चोद का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं सुनना चाहता हूं कि आप उनके बीच पैदा हुए विष को कैसे हटाते हैं। अखिलेश बर्मन ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता में सहायता करने वाली औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल कलाकारों को सार ऊर्जा को परिष्कृत करने और उनके डेंटियन की रक्षा करने में मदद की जाए। आपकी गोली के फॉर्मूले की सोच सही है, लेकिन वेश्वदांत नेदर और चोट के प्रभाव स्पष्ट रूप से क्लाउड नेट फल से अधिक मजबूत है। आप सार के बजाय छाया को क्यों पकड़ना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि किताब कहती है कि वेश्वदांत नेदर और चोड और वायलेट नाइटवीड को मिलाया नहीं जा सकता। आरव ने अपनी निगाह इधर उधर घुमाई और जोर से कहा, औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय मुख्य तत्व स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पूरक तत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण है। चूंकि वेश्वदांत नेदर और चोड और वायलेट नाइटवीड एक साथ मिलने के बाद एक विष पैदा करेंगे, तो क्या आप पूरक तत्वों में एक प्रकार का तत्व नहीं मिला सकते हैं ताकि वे जहर न पैदा करें? सुकेश ने ठंडे स्वर में कहा, बात सस्ती है। अगर यह साधारण जहर होता तो जाहिर है इसे हल करना आसान होता, लेकिन एक साथ मिलने के बाद जो विष पैदा होता है वो टेंडन गनिंग ब्लड है। हालांकि इसका स्तर उच्च नहीं है, लेकिन यह अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि कीमिया के सम्राट भी असहाय हो जाते हैं। अगर यह इतना सरल होता तो ग्रैंड मास्टर मुरुगन इसे किताब में क्यों नहीं लिखते? आरव ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, आखिरकार ये सब किताब के बारे में है। आपके पास अपनी खुद का कोई राय नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप लोग अर्धरसायन राजा क्षेत्र में कैसे पहुंचे। आप ये क्यों नहीं बताते कि कौन सी पूरक सामग्री इस टेंडन गनिंग रक्त जहर से छुटकारा दिला सकती है? एक ऐसा जहर जिसके बारे में अल्केमी सॉवरेन भी नहीं जानते कि क्या करें। आप, एक छोटे से अल्केमी मास्टर, इसे हल कर सकते हैं? सुकेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्यों ना हम शर्त लगाए? आरव ने उपहास किया। आरव के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर सुकेश का दिल अनजाने में ही धड़क उठा। लेकिन उसने सोचा, चाहे आरव कितना भी राक्षसी क्यों न हो, कीमिया सम्राट से ज्यादा अद्भुत होना भी असंभव था। तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? अगर मैं इस मिश्रण में जहर को खत्म कर सकता हूं तो तुम मुझे 3 बार प्रणाम करो और मुझे अपना स्वामी मान लो। अगर मैं इसे खत्म नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें अपना ये छोटा सा जीवन दे दूंगा। खैर, मुझे नहीं लगता कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना स्वामी मानूं, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव के चेहरे पर मुस्कान देखकर कबीर बर्मन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने सुकेश के कपड़ों का कोना खींचा, लेकिन सुकेश ने उसे अनदेखा कर दिया। ठीक है, क्या मैं तुमसे डरता हूं? सुकेश ने तुरंत सहमति जताई। संप्रदाय के गुरु और विभिन्न हॉल प्रमुखों के सामने मुझे लगता है कि एल्डर सुकेश अपने शब्दों से मुकर नहीं जाएंगे। बहुत हो गया बकवास। आप क्यों नहीं बताते कि कौन सी वस्तु इस विष को ठीक कर सकती है? ये बूढ़ा आदमी अभी भी आपकी जान का इंतजार कर रहा है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर दूंगा। बड़ो, इस बारे में सोचो, वायलेट नाइटवीड और वेश्वदांत नेदर ऑर्चोड में कौन सा सामान्य जीवन रूप है? आरव की आवाज धीमी हो गई और बड़ों के समूह ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जड़ी बूटियों की आदतों और विशेषताओं को समझना एक आवश्यक कौशल था जो हर कीमियागर को करना पड़ता था। यहां मौजूद सभी लोग अर्ध कीमिया राजा थे। उनके बुनियादी कौशल स्वाभाविक रूप से इतने खराब नहीं थे कि वे निराशाजनक हो जाएं। ये सिर्फ इतना था कि उनका तथाकथित शोध आरव की तुलना में कहीं ज्यादा खराब था। वायलेट नाइटवीड और वेश्वदांत नेदर ऑर्चोड तुलनात्मक रूप से दुर्लभ टियर एक जड़ी बूटियां थी। उनके साथ मिलने वाले जीवन रूप ज्यादातर कुछ ऐसी सामग्रियां थी जो रैंकिंग में नहीं आई। क्या यह हो सकता है कि ये घटिया सामग्रियां इसके बजाय विष हरण कर सकती है? ये कैसा मजाक था? इन 2 प्रकार की जड़ी बूटियों के लिए आम जीवन रूप के बारे में बात करने के लिए ये कोई और नहीं बल्कि क्लियर जोए ग्रास होना चाहिए। आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि क्लियर जोए ग्रास टेंडन गनिंग ब्लड के विष को हल कर सकता है ना? अंत में ये पिल हॉल के हॉल हेड अखिलेश बर्मन थे जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया, सिवाय इसके कि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि क्लियर जोए ग्रास जहर का इलाज करने में सक्षम है।
क्लियर जोए ग्रास केवल एक जड़ी बूटी थी जो रैंकिंग में नहीं है। इसे कभी कभी निम्न श्रेणी के टियर एक औषधीय गोलियों के लिए पूरक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह प्रमुख किरदार में आने में असमर्थ था, लेकिन आरव इसके प्रति उदासीन था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हॉल हेड अखिलेश वास्तव में उत्तर देने के लिए अविश्वसनीय है। यह सही है, वो चीज जो टेंडन गनिंग रक्त के विष का इलाज कर सकती है वो बिल्कुल क्लियर जोए ग्रास है। इस बूढ़े ने कभी नहीं सुना कि क्लियर जोए ग्रास में विषारण करने के प्रभाव होते हैं। वास्तव में बेतुका। आरव, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये पिल हॉल के बुजुर्ग बेवकूफ है ना? आप हमारे साथ इस तरह का बचकाना मजाक करने की हिम्मत भी करते हैं। अखिलेश बर्मन जोर से हंस पड़े और उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ। आरव ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने इसका परीक्षण नहीं किया है। आपको कैसे पता कि क्लियर जोए ग्रास जहर का इलाज नहीं कर सकता? क्लियर जोए ग्रास सिर्फ एक सबसे आम सहायक किस्म की जड़ी बूटी है जिसका कोई टियर नहीं है। इसकी विशेषताएं और उपयोग लंबे समय से इसकी सीमाओं तक विकसित हो चुके हैं। टियर एक औषधीय गोली के लिए पूरक घटक होना भी कुछ हद तक बलशाली है। इस तरह की चीज संभवतः टेंडन गनिंग ब्लड के जहर का इलाज कैसे कर सकती है? कबीर बर्मन ने जवाब दिया, अभिमानी और हठधर्मी, आप कहते हैं कि यह सीमाओं तक विकसित है। यह सिर्फ आप ही सोचते हैं। वास्तव में दो तरह की सामग्री के साथ कोई भी जोड़ी ऐसे प्रभाव पैदा कर सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपने कितने प्रकारों का परीक्षण किया है टियर एक सामग्री के लिए भी? आप वास्तव में कितने को समझते हैं? आरव ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। अखिलेश बर्मन खंडन करने ही वाले थे कि तभी पुरुषोत्तम गोस्वामी ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ या नहीं, एक परीक्षण करें और हमें पता चल जाएगा। आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ, सेक्ट मास्टर तार्किक है। आज मैं इस चुनती को ले लूंगा क्योंकि तुम लोग सस्ते में छूट गए। मैं बस साथ चलूंगा और इस ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल को परिष्कृत करूंगा ताकि आप देख सके कि असली ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल कैसा दिखता है। बेशर्म शेखी बघारता है, कबीर बर्मन ने ठिठुरते हुए कहा। एक रिफाइनिंग रूम में पिल हॉल। वे सभी कमरे में चले गए। अरव ने सेक्ट मास्टर को ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल फॉर्मूला सौंपा। पुरुषोत्तम गोस्वामी ने किसी को सामग्री तैयार करने का आदेश दिया। आरव की गोली का फार्मूला स्वाभाविक रूप से पिल हॉल द्वारा विकसित की तुलना में उच्च स्तर का था, लेकिन आरव के लिए इस गोली के फार्मूले का कोई महत्व नहीं था। वो उन्हें देने के प्रति उदासीन था। अचकचका, वाकई ये एक बड़ा संप्रदाय है। ग्रेट मार्शल अकादमी के शोधन कक्ष से कहीं ज्यादा उच्च स्तर का। शोधन कक्ष में प्रवेश करने के बाद आरव ने प्रशंसा में आह भरी। बकवास। ग्रेट मार्शल अकादमी सिर्फ हमारे संप्रदाय का बाहरी डोजो है। इसकी तुलना पिल हॉल से कैसे की जा सकती है? सामग्री तैयार है, आपने जल्दी से गोली को परिष्कृत क्यों नहीं किया? सुकेश ने कहा, मैं बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। एल्डर सुकेश को हर चीज मुझ पर लक्षित करने की जरूरत नहीं है ना? एल्डर सुकेश, आप एक गुरु को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर में फिर से हंस पाएंगे। आरव ने झगड़ा नहीं किया। वो सीधे ऑपरेशन स्टेशन पर गया और औषधीय भ्रूण को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हाँ, वो पकड़ने के लिए हाथों का उपयोग क्यों कर रहा है? क्या उसे इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है? मुझे क्यों लगता है कि ये आरव अविश्वसनीय है? ये बदमाश सभी को अपने साथ खेलने के लिए लाने के बारे में नहीं सोच रहा है ना, क्योंकि वो जानता है कि वो निश्चित रूप से मर चुका है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्लियर जॉय ग्रास टेंडन गनिंग ब्लड के विष का उपचार करने में सक्षम है। मैं इसे कैसे भी सुनूं? ये हास्यास्पद लगता है। एक बार जब आरव की हाथ से पकड़ने वाली शोधन विधि सामने आई तो इसने तुरंत भ्रम की लहर पैदा कर दी। अखिलेश बर्मन ने आरव के हाथ पकड़ने वाले शोधन विधि को देखा और भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उन्होंने पहले ही आरव द्वारा दिए गए गोली के फार्मूले को देख लिया था। क्लाउड नेट फ्रूट के वेशडेंट नेदर ऑर्चोड में बदलने और क्लियर जोए ग्रास में मिलाने के अलावा अन्य सामग्री मूल रूप से एक जैसी ही थी, लेकिन आरव के गोली के फार्मूले में शोधन विधि उनके द्वारा शोधित विधि से बहुत अलग थी। आग की तीव्रता, औषधीय भ्रूण, निष्कर्षण और इस तरह कई सूक्ष्म अंतर थे। पिल हॉल के हॉल हेड के रूप में अखिलेश बर्मन के कीमिया कौशल का स्तर स्वाभाविक रूप से संदेह से परे था। वो सहज रूप से महसूस कर सकता था कि अगर आरव के गोली के फार्मूले के अनुसार परिष्कृत किया जाए
तो औषधीय गोली की गुणवत्ता निश्चित रूप से एक स्तर ऊपर जाएगी। यह भी कहना था कि आरव का ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल फार्मूला उनके द्वारा विकसित किए गए फार्मूले से कहीं अधिक परिपक्व था। बेशक शर्त यह थी कि आरव यह साबित कर सके कि क्लियर जोए ग्रास वास्तव में टेंडन गनिंग ब्लड के विष को बेअसर कर सकता है। अखिलेश बर्मन के बुनियादी कौशल बहुत ठोस था। जब वो खुद गोलियां परिष्कृत कर रहा था तो उसने जो जड़ी बूटियां पकड़ी थी उनका वजन बहुत ज्यादा नहीं था। जड़ी बूटियों की मात्रा को और अधिक सटीक बनाने के लिए उसे अभी भी उपकरणों से गुजरना था। औषधीय गोली का स्तर जितना ऊंचा होता है, जड़ी बूटियों की मात्रा उतनी ही सटीक होनी चाहिए। अखिलेश ने हाथ से पकड़कर परिष्कृत करने की कोई विधि इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसने उसे आरव को इस हाथ से पकड़कर परिष्कृत करने की विधि का इस्तेमाल करते देखने से नहीं रोका। हर बार आरव द्वारा पकड़ी गई जड़ी बूटियों की मात्रा से यह लगभग गोली के फॉर्मूले पर बताई गई मात्रा के बराबर होनी चाहिए, लेकिन क्या वो गारंटी दे सकता था कि यह इतनी सटीक थी? यहां तक कि टीयर एक औषधीय गोलियों के लिए भी जितनी अधिक सटीकता उतनी ही अधिक सफलता दर और गुणवत्ता मिलता है। आरव का ऐसा करना मतलब यह है कि वो इस शोधन को दिल से नहीं ले रहा है ना? ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो गोली के फार्मूले पर सटीकता की डिग्री तक पहुंच सके, बस एक आकस्मिक पकड़ के साथ। यह बहुत ही स्वर्ग विरोधी था। वैसे भी उसे बस यह साबित करना था कि क्लियर जोए ग्रा टेंडन गनिंग ब्लड के विष को बेअसर कर सकता है और आरव को विजेता माना जा सकता है, क्योंकि अखिलेश बर्मन को पता था कि अगर यह वास्तव में टेंडन गनिंग ब्लड विष को हल कर सकता है तो आरव की गोली का फार्मूला वास्तव में उनके द्वारा विकसित ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल से अधिक शक्तिशाली था। चोरी के आरोपों का स्वाभाविक रूप से पता लगाना असंभव होगा। फिर भी आरव के बुनियादी कौशल की मजबूती पहले से ही अल्केमी ग्रैंडमास्टर्स के विशाल बहुमत से आगे निकल गई थी। यहां तक कि कई पिल हॉल के बुजुर्ग भी थे जो आरव से कमतर थे। हालांकि अखिलेश बर्मन ने ऐसा नहीं सोचा। वो बस चुपचाप आरव को औषधीय भ्रूण को निकालते और परिष्कृत करते हुए देखता रहा। शोधन प्रक्रिया उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। टीयर एक जड़ी बूटियों का शोधन आरव के लिए बेकार से भी कम था। स्वाभाविक रूप से इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। औषधीय भ्रूण निकाला और परिष्कृत की जा चुकी है। हॉल हेड बर्मन, आकर जांच करें कि इसमें विष है या नहीं। आरव ने बर्तन को अखिलेश बर्मन को थमा दिया। अखिलेश बर्मन बर्तन को देखने के लिए ले गया, लेकिन उसका चेहरा बदल गया। आरव द्वारा परिष्कृत किया गया औषधीय भ्रूण क्रिस्टल साफ था, जैसे कि वो गहरे हरे रंग की क्रिस्टल बॉल हो। अखिलेश बर्मन ने कभी किसी को औषधीय भ्रूण को इतनी खूबसूरती से निकालते और परिष्कृत करते नहीं देखा था। यह बस अद्भुत कला का एक काम था। अखिलेश बर्मन ने अनगिनत गोलियों को परिष्कृत किया था, लेकिन मन ही मन ये अनुमान लगाया कि वो इस स्तर तक ऐसा करने में असमर्थ है। क्या यह हो सकता है कि इस आरव के पीछे वास्तव में एक शक्तिशाली कीमियागर मास्टर है? अन्यथा आरव की उम्र के साथ वो संभवतः ऐसे त्रुटीन कीमिया कौशल कैसे विकसित कर सकता है? हॉल हेड अखिलेश, भ्रमित मत हो। जल्दी से एक गहरी चांदी की सुई का उपयोग करके जांच करो कि इस औषधीय भ्रूण में विष है या नहीं। मुझे अभी भी औषधीय गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। स्थिति को देखकर आरव ने आग्रह किया। अखिलेश बर्मन जाग गए और आरव को घूरने लगे। फिर उन्होंने एक गहरी चांदी की सुई निकाली और उसे औषधीय भ्रूण में घुसा दिया। जैसे मनुष्य जहर की जांच के लिए चांदी की सुई का उपयोग करते हैं, उसी तरह कीमियागर जहर की जांच के लिए गहरी चांदी की सुई का उपयोग करते हैं। अखिलेश बर्मन के हाथों में गहरी चांदी की सुई एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति थी। ये टीयर 4 के तहत सभी जहर का पता लगा सकती थी। इसमें स्वाभाविक रूप से टेंडन गनिंग ब्लड टॉक्सिन भी शामिल था। अखिलेश बर्मन ने गहरी चांदी की सुई निकाली और उनकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गई। वास्तव में कोई विष नहीं है। क्या यह हो सकता है कि क्लियर जोए ग्रास वास्तव में टेंडन गनिंग ब्लड टॉक्सिन को हल कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टेंडन गनिंग ब्लड टॉक्सिन एक लाइलाज जहर माना जाता है। विषहरण विधि वास्तव में इतनी सरल है। हालांकि इस तरह का जहर बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन यह गुप्त रूप से मार्शल आर्टिस्ट के शारीरिक कार्यों को उनकी जानकारी के बिना प्रभावित कर सकता है। अंततः मार्शल आर्टिस्ट को अपंग बना सकता है। ये एक ऐसा जहर था जिसे पिछले कुछ सहस्राब्दियों से अंतहीन दुनिया में कोई भी हल नहीं कर सका था। यह वास्तव में ऐसे ही हल हो गया। एक भी निशान के बिना गहरी चांदी की सुई को देखकर बुजुर्गों का समूह सदमे में चिल्लाने और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका, जबकि भीड़ के बीच सुकेश का चेहरा अभी भी राख जैसा था।
टेंडन गनिंग ब्लड टॉक्सिन हल हो गया था, जिसका मतलब है कि वो पहले ही शर्त हार चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे, एक प्रतिष्ठित अर्ध कीमिया राजा को, वास्तव में एक कीमिया मास्टर को अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा? ये बस एक अभूतपूर्व शर्म की बात थी। अगर ये बात फैलती तो वो 10 राज्य संगठन संप्रदाय के समूह में कैसे अपना अधिकार जमा पाता? भले ही वे शिष्य उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत न करते, लेकिन वे शायद उसकी पीठ पीछे इशारे करते, है ना? अब इससे मेरी बेगुनाही साबित हो सकती है ना? आरव ने हल्के से कहा। अखिलेश बर्मन, कबीर बर्मन और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए और वे आगे कुछ बताने को तैयार नहीं थे। पुरुषोत्तम गोस्वामी और अन्य लोग हालांकि समझ नहीं पाए। वो पूछे बिना नहीं रह सका, हॉल हेड अखिलेश, परिणाम बताओ। अखिलेश बर्मन ने दांत पीसकर सिर हिलाया, ये मानते हुए कि वो आरव के शब्दों को स्वीकार कर रहा है। इस तरह की बात को झूठा नहीं बनाया जा सकता। उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुरुषोत्तम गोस्वामी ने भी ये सुनकर चुपके से राहत की सांस ली और कहा, चूंकि ये मामला है, इसलिए गोली का फार्मूला चुराने का आरव का अपराध निराधार है। बस यही है कि ये औषधीय गोली मेरे 10 राज्य संगठन के लिए आधार है। आरव, आपको इसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में बेचने की अनुमति नहीं है। इस बार गलतफहमी की भरपाई के लिए संप्रदाय आपको 10,000 योगदान अंक देगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले के कारण संप्रदाय से नाराज नहीं होंगे। एक संप्रदाय के गुरु के रूप में पुरुषोत्तम गोस्वामी के ये शब्द पहले से ही एक सूक्ष्म माफी माने जाते थे। अगर ये एक साधारण शिष्य होता तो मुकदमा बस खत्म हो जाता। संप्रदाय के गुरु इस तरह के शब्द कैसे कह सकते थे? लेकिन आरव अलग था। वे बहुत राक्षसी था। आरव ने जो प्रतिभा दिखाई वो अत्यधिक राक्षसी थी। चूंकि ये साबित हो चुका था कि आरव के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत से उनका पालन पोषण करना पड़ा और उन्हें अपने साथ जोड़ना पड़ा। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति पर ही संप्रदाय की आशा टिकी थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से अनमोल खजाना माना जाएगा। जाहिर है कि आरव में एहसान की सराहना करने की समझ थी। उसने पुरुषोत्तम गोस्वामी की ओर झुककर कहा, संप्रदाय गुरु भी संप्रदाय की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। आरव को क्यों कोई शिकायत होगी? लेकिन मैं पूछ सकता हूं, संप्रदाय गुरु, क्या पहले की शर्त गिनी जाती है या नहीं? जब आरव के शब्द निकले तो सभी की निगाहें सुकेश की ओर चली गई। सुकेश का बूढ़ा चेहरा तुरंत लाल हो गया, क्योंकि वो दबा हुआ महसूस कर रहा था। ये पुरुषोत्तम गोस्वामी भी आरव से हैरान थे, जबकि आरव का कीमिया दांव स्तर कुछ हद तक उम्मीदों से बढ़कर था। एक अर्ध कीमिया राजा को उसे गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए संप्रदाय मास्टर को लगा कि ये अभी भी कुछ हद तक निरर्थक था। इस तरह सुकेश भविष्य में किसी से मिलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आरव ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, एल्डर सुकेश, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, है ना? खैर, मैं जानता हूं कि एक अर्धरसायन राजा से मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए कहना आपके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन एक निश्चित दृष्टिकोण से मेरे कीमिया दांव मानक पहले से ही आपके मानकों से आगे निकल चुके हैं। इसलिए आपका मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। ये स्वाभाविक रूप से आरव के विनम्र शब्द थे। एक निश्चित दृष्टिकोण से उनका कीमिया दांव स्तर सिर्फ सुकेश से आगे निकलने से बहुत दूर था। सुकेश के मानकों के अनुसार वे आरव के लिए जूते उठाने के भी लायक नहीं थे। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति को देखकर, जिसने उन्हें लगभग मार डाला था, आरव के दिल में अकथनीय खुशी थी। ठीक उसी समय सुकेश को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने पुरुषोत्तम गोस्वामी के कानों में कुछ शब्द फुसफुसाए। संप्रदाय मास्टर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, विभिन्न हॉल प्रमुखों, बुजुर्गों, ये मामला समाप्त हो गया है। हम यहां अभी भी किसका इंतजार कर रहे हैं? आप जल्दी से क्यों नहीं चले गए?